हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टॉपिक डिस्कस कर रखा था। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ हमने पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे एनसीईआरटी। लास्ट डिस्कशन में हमने डिफरेंट लोअर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। पीपीटी के थ्रू मैंने आपको बताया था स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म्स है, इनके जो मॉडिफिकेशंस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी से रीड आउट किया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ख़ास तौर पे बॉयज़ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे फ़ीडबैक नहीं दे रहे तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दो, ग्रुप में रेस्पॉन्सेस दो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आपकी हो सके। जूम ऐप का एप्लीकेशन मैंने देखा, बहुत सारे ट्रायल लेक्चर्स भी हमने आपस में लिए, सर ने मैंने, लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट उसका नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ओके, उसमें बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज़ है। बस इस वजह से हमको ऑनलाइन लेक्चर लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू और वाइट बोर्ड क्लास लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बेनिफिट होगा। और जो भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और साथ में कमेंट्स कर सकते हैं, ग्रुप में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते। आज जो हमको डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमको डिस्कस करना है। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमको इसके एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम बायोलॉजी की स्टडीज़ करते हैं तो उसमें हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करते हैं फिजियोलॉजी समझने से पहले। उसमें है उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में उसका डिटेल स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम उसको कट करते हैं और ट्रांजिशनल सेक्शन लेते हैं, उसका सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ मॉर्फोलॉजिकल लेवल होता है जिसमें हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका शेप, साइज़ वगैरह में हम उसको डिस्कशन करते हैं। ये दो चीज़ों से हमको फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने में हेल्प मिलती है। तो यह यहाँ पर उसी तरीके से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किया हुआ हूँ। जैसे कि पहला कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें पहला पॉइंट है पेयर ऑफ अ नॉस्ट्रिल्स। अभी नॉस्ट्रिल्स क्या है? जो हमारी नोज़ है, नोज़ के जो पैक है, दो अलग अलग पाउच है नोज़ के, पेयर के फॉर्म में है, जिसको हम नाक के खाने बोल सकते, एक्सटर्नली हम देख सकते हैं उसको। तो जो दो नाक के खाने होते हैं उसको पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स बोल सकते हैं, उसका नाम है नॉस्ट्रिल्स। उसको ये वर्ड से हम याद रखना चाहिए। उसके बाद हमारे चेम्बर है, नेज़ल चेम्बर। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो एक कैविटी मिलेंगी जिसको हम क्या बोलेंगे? नेज़ल चेम्बर बोलेंगे, ये वाला, ठीक है। नेज़ल चेम्बर के बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो रहेगा फेरिंग्स का पार्ट, फेरेंजियल पार्ट बोल सकते, जिसको हलक का हिस्सा बोल सकते हम आम लैंग्वेज में अगर समझे तो। फेरेंजियल पार्ट ये कॉमन है, मतलब हमारे फूड के लिए भी ये कॉमन पाथवे है और गैसेस के लिए भी ये कॉमन पाथवे है। फूड के लिए मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसोफेगस जो है रहेगा, ये एसोफेगस ये फेरिंग्स के साथ अटैच रहेगा। और जो दूसरी ओपनिंग होंगी फेरिंग्स की वो होंगी लैरिंग्स में। एक हवा की नाली होंगी और एक सांस और एक ग़िज़ा की नाली होंगी, जिसको अन्न नड़ी बोलते हैं हम मराठी में। ओके, तो यहाँ पर एसोफेगस एक है और दूसरा है लैरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ओपनिंग होने के बाद एक पार्ट जो लैरिंग्स में जाएगा और ये लैरिंग्स को हम बोलेंगे साउंड बॉक्स। ये लैरिंग्स को क्या बोलेंगे हम? साउंड बॉक्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए ये साउंड बॉक्स यहाँ पर है, ये जो पार्ट है ये लैरेंजियल पार्ट है। ओके, उसके ऊपर जो स्मॉल आउटग्रोथ है
इसको हम बोलेंगे इपिग्लोटिस। ये इपिग्लोटिस क्या है? ये इपिग्लोटिस एक्चुअली कार्टिलेजिनस नेचर का है। कार्टिलेजिनस मीन्स क्या? जैसे कि हम उसको समझ सकते कि इट नाइदर बी मसल और नाइदर बी परफेक्टली बोन, जिसको हम बोल सकते हमारे आम लैंग्वेज में कुड़मुड़ी हड्डी, मतलब नर्म हड्डी जिसको बोलेंगे वो कार्टिलेजिनस बोन कहलाएगा। अब ये इपिग्लोटिस का क्या काम है? ये इपिग्लोटिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जब भी हम कुछ फूड अंदर लेंगे तो फेरेंजियल रीजन से जब ये एसोफेगस में जाएगा तो कुछ फूड हो सकता है कि हमारे लैरिंग्स में भी आ जाए, हमारे हवा की नाली में भी कुछ खाना आ जाए, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे डिस्कम्फर्टनेस हमको डेवलप हो सकते। इसलिए लैरिंजियल रीजन में फूड ना आए इस मकसद के चलते यहाँ पर इपिग्लोटिस होगा। जब भी हम कोई फूड लेंगे तो ये इपिग्लोटिस क्या करेगा, कवर अप कर देगा लैरिंजियल रीजन को, मतलब ये लैरिंजियल रीजन को ढाँप देगा, वहाँ पर खाना नहीं जा पाएगा, वो सीधे ही ग़िज़ाई नाली में आगे बढ़ेगा। ये मतलब है उसका। ग़िज़ाई नाली मतलब जो हमारी फूड की जो वेसल है, ग़िज़ाई नाली मतलब क्या, एसोफेगस। ओके। लैरिंग्स के बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा ट्रैकिया और ट्रैकियल रीजन। इसको हम वाइंड पाइप भी बोल सकते। यहाँ पर ट्रैकिया देखो, अ ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू अ मिड थोरेसिक कैविटी डिवाइड एट 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू ब्रोंकाई। अब ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट ट्रैकिया का पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये ट्रैकियल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते होते 5वें नंबर का जो थोरेसिक रीजन है, 5वां जो हमारा वर्टिब्रा है बोल सकते, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, तो वहाँ से ये 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। ये देखिए आप, ये रेड मार्क की तरफ यहाँ पर देखिए, ये 2 अलग अलग ब्रांचेस हो गए। एक ब्रांच उसकी राइट लंग में चली गई, दूसरी ब्रांच लेफ्ट लंग में चली गई। तो ये जो ब्रांचेस है, ये जो पाइप है, उसको ब्रोंकाई बोलेंगे। जब ब्रांचेस होंगे उसके तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकाई बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने पॉइंट डिस्कस किया। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स मतलब जो एक्सटर्नल एरिया है हमारे नोस का, उसके बाद नेज़ल चेम्बर जो हमारे नाक के खाने हैं, उसके बाद फेरिंग्स का रीजन जो कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, उसके बाद लैरिंग्स का रीजन जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिससे हमारा साउंड क्रिएट होता है, उसके बाद ट्रैकियल रीजन है, और ट्रैकियल रीजन से फिर आगे चल करके ब्रोंकाई डिवाइड होगा 5th नंबर के वर्टिब्रा में 2 अलग अलग साइड में, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर मैंने डायग्राम में और उसको डिटेल में समझाया। ब्रोंकाई क्या है? इट इज़ अ ब्रांचेस फॉर्म्ड प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। मतलब क्या, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई के आगे और ब्रांचेस होंगे। पहला ब्रांच होगा जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, दूसरा ब्रांच होगा उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर ब्रांचेस होंगे जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ओके, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर मैंने साइमल्टेनियसली डायग्राम भी यहाँ पर बताने की कोशिश किया आप लोगों को। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, ओके, टर्चरी ब्रोंकाई और फाइनली ब्रोंक्यूल्स। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं उसको अच्छे से, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखो यहाँ पर और एक पॉइंट है दूसरा, ऑल पाइप्स इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब ये जो पाइप्स है यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। देखो ये डायग्राम में आप लोग देखो, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग रिंग्स दिख रहे हैं। देखो ये ट्रैकिया में भी देखो अलग अलग रिंग्स दिख रहे, तो ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। अब देखो इसका एक अपना एप्लीकेशन है। ये जो पाइप है ये बेसिकली आप याद रखो ये इंडोडर्मल ओरिजिन का है। ओके, और ये जो स्विचर्स बनते हैं, लिगेचर्स बनते हैं, स्विचर्स और लिगेचर्स मतलब जो ऑपरेशन करते टाइम जो टाके यूज़ करते हैं, टाका देने के लिए डॉक्टर्स जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो टाके के लिए धागा जिसको बोलते हम, तो वो उसका जो मटेरियल है ये हमारे ट्रैकिया से, हमारे इन द सेंस जो एनिमल्स है जैसा, और रोमिनेंट एनिमल्स बोल सकते, रोमिनेंट एनिमल्स के ये पाइप से हम क्या करते हैं, स्विचर्स और लिगेचर्स बनाते हैं। ये नॉलेज का एक पॉइंट है। तो उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं एक स्पेसिफिक गैप के बाद, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। उसके बाद देखो टर्मिनल पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट उस पर्टिकुलर रीजन का, टर्मिनली नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड इन वेस्कुलराइज्ड बैग दैट इज़ नथिंग बट अ अल्वियोलाई। देखो यहाँ पर टर्मिनल रीजन में आप देखिए,
ये जो रीजन है लास्ट का, वो लास्ट में क्या होगा, एक्सटेंड होगा, वेस्कुलर रीजन बनेगा, बैग बनेंगे। वेस्कुलर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगे वहाँ पर। उस पर्टिकुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अल्वियोलाई बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने लंग्स का रीजन बताया कि लंग्स किस चीज़ पर डिपेंड मुनहसर रहेगा, किस चीज़ को कवर किया हुआ रहेगा, मतलब हम लंग्स किस कंपोनेंट्स को बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जो हमने पीछे देखा, पीछे डिस्कशन किया था, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई का नेटवर्क है, ब्रोंक्यूल्स है और अल्वियोलाई है। ये तीनों का नेटवर्क मिला के ये लंग्स कहलाएगा, इसको हम लंग्स बोलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हटके हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा सुपरफिशियल आते हैं। हमारे लंग्स में जो ऊपरी कवरिंग होंगी, लंग्स के ऊपर जो हमारे कवरिंग होंगी, ये वाला रीजन, ये जो कवरिंग है हमारे लंग्स की, ये कवरिंग को हम क्या बोलेंगे और इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो यहाँ पर दो अलग अलग परतें होंगी हमारे फेफड़ों के अतराफ में, लंग्स के अतराफ में। जो ऊपर होंगी उसको पैराइटल प्लूरा बोलेंगे और पैराइटल लेयर बोलेंगे, और जो अंदर से होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, विसेरल लेयर बोलेंगे। यहाँ पर देखो ये विसेरल लेयर है और ये ऊपर पैराइटल लेयर है, और दोनों के बीच में क्या है, प्लूरल कैविटी है। दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेस है, और ये स्पेस में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। ये पैराइटल प्लूरा और विसेरल प्लूरा दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे हम प्लूरल फ्लूइड। जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना और रिलैक्स होंगे, तो उस वक्त में क्या होगा, हमारे लंग्स में और ये लेयर के बीच में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, इस मकसद के चलते वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करेगा हमारे लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया अ डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड्स। ओके, आउटर लेयर दैट इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग्स। जो ऊपरी परत होंगी ये हमारे जो थोरैसिक लाइनिंग्स है, मतलब जो हमारा थोरैक्स का रीजन है, हमारे छाती का रीजन है, वहाँ पर जो बोन का पार्ट है उससे ये अटैच होंगी। और जो इनर लेयर है ये क्या रहेंगी, क्लोज कांटेक्ट विथ लंग सरफेस। हमारे जो लंग का सरफेस है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट होंगी ये इनर लेयर, और आउटर लेयर ये हमारे थोरैसिक लाइनिंग्स के साथ अटैच होंगी। ओके, देखिए बच्चों, एक और हेडिंग यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ हूँ जिसको मैं फंक्शनल डिवीज़न बोल रहा हूँ। देखिए ये एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए लाइन है। एक पार्ट हमारे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, कंडक्टिंग पार्ट होता है एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। बेटे ये कंडक्टिंग पार्ट में क्या आएगा, कंडक्टिंग पार्ट में जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का रीजन था अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब जो हमारा नॉस्ट्रिल्स का रीजन है, नॉस्ट्रिल्स के रीजन से मान लो फेरिंजियल रीजन है, लैरेंजियल रीजन है, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग पार्ट बोल रहा हूँ। इसको मैं कंडक्टिंग पार्ट बोल रहा हूँ। कंडक्टिंग पार्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्यों तो ये क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रही है और अल्वियोलाई तक ला रही है, और अल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर तक लेकर के जा रहा है। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, कंडक्टिंग पार्ट बोलूँगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा हमने उसको डिवाइड किया है, वो है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट में अल्वियोलाई और देयर डक्ट्स आएंगे। मतलब अल्वियोलाई मतलब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इसको मैंने क्या बोला, अल्वियोलाई बोला। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको अल्वियोलाई बोला। और देखिए ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में देखिए आप पूरे लंग्स है, खून के नालियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी मज़े की बात मैं आपके साथ कर रहा, ये देखो बेटे, ये जो ब्लू कलर से है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, मुझे बताओ आर्टरी है या वेन है? यस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है या फिर ग्रुप में आपने ये मैसेज करना है। हाँ ओके, मेरा ये सवाल है, मैं अभी इसका जवाब नहीं दे रहा आप लोगों को। ये जो ब्लू कलर का जो ब्लड वेसल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आर्टरी होंगी या वेन होंगी, ये मेरा सवाल है। आपने इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो रेड कलर से बताया, ये आर्टरी है या वेन है जिसमें क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मेरा सवाल है, इसका आप जवाब दीजिएगा। ओके, तो ये जो पार्ट है जिसमें अल्वियोलाई आएंगे और डक्ट आएंगे, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। ओके,
लंग्स के अगर पोजीशन की बात की जाए तो हमारे लंग्स का जो पोजीशन है ये थोरैसिक चेम्बर में होगा। मतलब जो हमारा जो थोरैक्स का रीजन है, ये थोरैक्स के रीजन में हमारा लंग्स होगा। मतलब ये जो रीजन है हमारा छाती का जो हिस्सा है उसको थोरैक्स का रीजन बोलेंगे। मैंने उसका अलग अलग सेक्शन लिया हूँ। देखिए, डॉर्सली जो है हमारा जो लंग्स है, डॉर्सल साइड से हमारे लंग्स में क्या होंगे, वर्टिब्रल कॉलम होंगे। वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोल सकते हैं हम रीढ़ की हड्डी जो बोल सकते हैं, पीछे का जो हिस्सा है ये हिस्सा, ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। ओके, तो डॉर्सल मतलब क्या, बैक साइड, पीछे साइड बोल सकते हैं। तो डॉर्सली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। सेंट्रली क्या है, स्टर्नम है। देखो ये जो बोन है, ये जो हड्डी है सामने, ये हिस्सा, ये हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ये बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। वेंट्रल साइड से जो हमारे लंग्स का पार्ट रहेगा वो स्टर्नम रहेगा। और ये स्टर्नम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बोन है, जो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा और साइमल्टेनियसली हमारे लंग्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, लैटरल साइड मतलब जो दरमियानी हिस्सा जिसको बोल सकते, मिडल पार्ट बोल सकते। तो यहाँ पर क्या है, थोरैसिक केज है, रिब्स है, फसलियाँ हैं हमारी। ये रिब्स क्या करेंगे, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया, ये मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, जो हमारे बोन्स है, ये जो रिब्स है ना, फसलियाँ हैं हमारी, तो ये रिब्स को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखेंगे, बाइंड करेंगे ये मसल्स, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में ये हेल्प भी करेंगे। जैसे ही हम सांस लेते हैं अगर, तो हमारा लंग्स और हमारा जो छाती का हिस्सा है ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो हमारे लंग्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं, हमारा जो छाती का हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है हमारा, तो ये मूवमेंट में इंटरकोस्टल मसल्स बड़ी हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे। ओके, अगर हमारे लंग्स की बात की जाए, हमारे लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है, मतलब जिसको बोल सकते हैं लोअर साइड, तो ये लोअर साइड्स में क्या रहेंगे, डायफ्राम रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है लोअर साइड का, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम का रीजन बोलेंगे। देखो ये एरो मार्क से बताया, डायफ्राम मतलब क्या, एक पर्दा बोल सकते हैं, लिगामेंटल पार्ट है जो सेपरेट कर रहा है हमारे विसरल ऑर्गन को हमारे थोरैसिक ऑर्गन से। थोरैक्स में क्या है, हमारे थोरैक्स में लंग्स है और लंग्स के साथ साथ हार्ट प्रेजेंट है। ओके, और जो नीचे का रीजन है मतलब एब्डोमेन का रीजन, यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स है। तो ये विसरल ऑर्गन्स को सेपरेट करेगा ये पर्टिकुलर डायफ्राम हमारे ऊपर के ऑर्गन से, हार्ट से और लंग्स से। ओके, अब यहाँ पे नोट बोलकर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया हूँ, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। मतलब जो हमारे लंग्स में जो चेंज आएगा, मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ में घटेगा भी, तो उसके साथ साथ जो हमारा थोरैसिक रीजन है वो भी बढ़ेगा और घटेगा। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही कि जो हमारे लंग्स है, ये लंग्स अटैच है ये लंग्स अटैच है थ्रू द लिगामेंट्स हमारे रिब्स के साथ, हमारे फसलियों के साथ। हमारे लंग्स के जो लिगामेंट्स है, लंग्स के जो सेल्स है, लंग्स का जो पार्ट है वो अटैच है। मतलब जब लंग्स फैलेगा तो साथ में रिब्स भी फैलेंगे, थोरैक्स रीजन भी एक्सटेंड होगा। लंग्स सिकुड़ जाएगा तो थोरैक्स का रीजन भी क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, ये एक पॉइंट था जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया। आगे हम इसको डिटेल में और भी डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये इसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट समझा होगा। बार बार वीडियो को रिपीट करिए, कुछ नहीं समझता है तो मुझे फिर से सवाल करना मत भूलिएगा। जब तक लॉकडाउन है तो हम इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे। बाद में हम उसको और भी डिटेल में और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। स्टेप्स इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में स्टेप्स कौन से होते हैं, जिस रेस्पायरेशन इज़ नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ये एक स्टेप होती है। इंस्पायरेशन मतलब जो हम सांस अंदर लेंगे बॉडी में उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसको एक्सपायरेशन। डिफ्यूजन अक्रॉस द अल्वेोलार लेवल, कंडक्टिंग पार्ट से अल्वेोलाई में ऑक्सीजन आएंगी और ऑक्सीजन ये ब्लड में चले जाएंगी, अल्वेोलाई के थ्रू परकुलेट होकर के ये कैपिलरीज में जाएंगा ऑक्सीजन, और ब्लड के साथ मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज होगा
और अल्वियोलाई से होते हुए बॉडी के बाहर जाएगा कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। अब जो ऑक्सीजन था ये ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचेगा, सेलुलर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, मतलब जो हमारे टिश्यूज़ है, सेल है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों के बीच में है, कैपिलरी के और सेल के बीच में है, मैंने डिटेल में भी बताया था। तो सेल से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कैपिलरी में ऐड होगा, और कैपिलरी से ऑक्सीजन निकलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर के फ्लूइड के थ्रू, वो सेल में चले जाएगा। ठीक है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज होगा हमारे कैपिलरी लेवल पे, और उसके साथ जो ऑक्सीजन हमारे सेल में जा चुका है ये यूज़ होगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। कैटाबॉलिक रिएक्शन इज़ नथिंग बट अ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हम नेट गेन लेते हैं एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में। तो ये रेस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद CO2 रिलीज़ हो जाएगा, CO2 बनेगा बाज़ाब्ता, उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के हेल्प से, और CO2 बनेगा, एनर्जी बनेगी। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये लास्ट वाला स्टेप है, इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में भी ये स्पेशली कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ रहा होगा। बार बार इसको रिपीट करके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बिल्कुल फ्रैंकली सवाल करिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, बॉयज़ से ख़ास तौर पे, आप लोग वक्त दीजिए, आप लोग लेक्चर अटेंड कीजिए। इस वक्त को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वक्त है, सही इसको यूज़ करो। अगर अभी आप स्टडीज़ करेंगे तो आगे आपको बहुत ईजी जाएगा। आज हमारे पास चांस है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे वक्त का। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडीज़ में वक्त लगाइए बेटे। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक का एक बड़ा हिस्सा कवर होगा उस पर हम एक टेस्ट भी रखेंगे। होप ये टॉपिक आप लोगों को समझा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।